दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी व दास प्रथा भी शामिल है। ठीक है, राज्य को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में प्राप्त शक्ति द्वारा मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था हेतु 2 कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? पहला हमारा कानून है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन प्रणाली 1976। ठीक है, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, नियोजन पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। ओके, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन यानी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा। संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्यों में प्रतिबंध हेतु बनाए गए कानून कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952 और बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 आदि हैं। कैलाश सत्यार्थी, नाम याद आया? नाम सुन के कुछ? कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्टों, पत्थर खदानों जैसे उद्योगों, घरेलू बाल मजदूरों व खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों को मुक्त कराया गया। इनके संगठन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 के अंतर्गत 2 भाग हैं, 25(1) और 25(2). 25(1) और 25(2). 25(1) में क्या है भैया? 25(1) में है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, प्रचार करने और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, समान हक है। ठीक है, अनुच्छेद 25(2) में है, इसके अंतर्गत 2 युक्तियुक्त निर्बंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 25 दो मुख्य स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 25 में 2 मुख्य स्पष्टीकरण हैं। पहला, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित हैं। हिंदू शब्द में फादर स्टेनिस्लास बना मध्य प्रदेश राज्य 1977 केस में प्रश्न उठाया गया था कि क्या धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण समाहित है? धर्म के प्रसार के अंतर्गत क्या धर्मांतरण समाहित है? इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण करवाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरित होना चाहे तो वह हो सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए तो का में है धार्मिक कार्यों प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं और पोषण करने का अधिकार। धार्मिक कार्यों प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार। ठीक है, खा में है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। गा में है जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। और घा में है ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है, एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 में
1982 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 26 में उल्लिखित धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में कहा कि यह एक तथ्यात्मक विषय है और सिविल न्यायालय निम्नलिखित 3 आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सामान्य जीवन पद्धति कॉमन वे ऑफ लाइफ में हो। साथ ही नंबर 2 साथ ही उस समूह का एक सांगठनिक ढांचा यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म भी होना चाहिए। नंबर 3 समूह का एक विशिष्ट नाम यानी स्पेसिफिक नेम भी होना चाहिए। किसी 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम यानी प्रोसीड्स किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। नोट अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क FCC लगाने का नहीं। ठीक है, राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राज्य के धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 28 में है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 28(1) में है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, 28(2) में है खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के आधिपत्य में गठित हुई है जिनके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। 28(3) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह स्वयं या आवश्यक होने पर उसके संरक्षक सहमति न दे दे। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह स्वयं या अवयस्क होने पर उसके संरक्षक सहमति न दे दे। धार्मिक शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा एक विशेष धर्म उसके विविध पहलुओं यथा उनके विश्वास सिद्धांत अनुष्ठान रीति रिवाज संस्कार और व्यक्तिगत भूमिकाओं की शिक्षा देना है। शिक्षा संस्थान और धार्मिक शिक्षा संस्था और धार्मिक शिक्षा राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित धार्मिक शिक्षा इसमें नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, हाँ, लेकिन बाध्य करके नहीं। हो सकती है अगर किसी इंस्टीट्यूशन को शिक्षा प्राप्त हो रही है, आर्थिक सहायता मिल रही है राज्य द्वारा, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा हो सकती है, लेकिन बाध्य नहीं है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, हाँ, प्रावधान कर सकता है, बाध्य नहीं। प्रावधान है लेकिन बाध्य नहीं। अन्य, ना तो पूर्ण राज्य द्वारा पोषित या अन्य सुविधाएं प्राप्त, बाध्य कर सकता है। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता फ्रांस के लिए प्रेरणा। फ्रांस जैसे यूरोपीय देश धर्मनिरपेक्षता और राज्य के धर्म के बीच उस मध्यम मार्ग को पाने के लिए संघर्षरत रहे हैं जो राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान को समवेत करे और जहां जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह राज्य व्यवस्था के भीतर सह अस्तित्व में रह सकें। फ्रांस में इस संघर्ष को इस्लामी कपड़ों, कोसेरों या हलाल भोजन और बुर्के पर प्रतिबंध के रूप में देखा जा सकता है। भारत के अनुभव फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता के कठोर रूप को एक प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में
संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन यह पहले से ही भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार में निहित रहा। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। भारत में राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है और आवश्यकता अनुसार, जैसे सबरीमाला और ट्रिपल तलाक मामले में, हस्तक्षेप करता है। फ्रांस और भारत दोनों में धर्मनिरपेक्षता को अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ संविधानों में भी स्थान प्राप्त है, लेकिन जहां फ्रांसीसी अल्पसंख्यक स्वयं को लिसाइट यानी धर्मनिरपेक्षता के निशाने पर देखते हैं, वहीं भारतीय अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को अपनी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के रूप में देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के रूप में देखते हैं। ठीक है। और जो भेदभाव और भय आशंकाओं से उनकी रक्षा करता है। भारत में राज्य और धर्म दोनों ही विधायी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से स्थापित मापदंडों के भीतर एक दूसरे के मामलों में परस्पर संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। भारत में राज्य और धर्म दोनों ही विधायी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से यथा स्थापित मापदंडों के भीतर एक दूसरे के मामलों में परस्पर संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। फ्रांस के राज्य प्रारूप में राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। भारत में शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से सहायता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, राज्य से सहायता प्राप्त हो सकती है। फ्रांस के राज्य प्रारूप में राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकता, और भारत में शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त हो सकती है। फ्रांस में राज्य धर्म को निजी मामलों तक सीमित रखने का प्रयास करता है, जहां धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जबकि भारत में विभिन्न समुदायों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे मुसलमानों के अपने व्यक्तिगत कानून हैं और सिखों को कृपाण रखने की अनुमति है। हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि इस तथ्य से कर सकते हैं कि पश्चिम की तुलना में भारत में बहुत कम लोग कट्टरपंथी की चपेट में आए हैं और इस्लामिक स्टेट में शामिल होने गए। फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जड़ें धार्मिक युद्धों और असंतोष में हैं, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विकास सापेक्षिक सद्भावना और महान सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक पूर्वव्रत की रोशनी में हुआ है। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि धार्मिक बहुलता को संबोधित करने का एक साधन है और विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। वैश्वीकरण के युग में जब लगभग सभी देश अब बहुधार्मिक हो गए हैं, तो यह समय की आवश्यकता है कि वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता से प्रेरणा ग्रहण करें। ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके, तो अनुच्छेद 29(1) में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के प्रत्येक 29(1) में भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के प्रत्येक नागरिकों को जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। संस्कृति जीवन पद्धति है, इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्योहार आदि सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 30
अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 30(1) का 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत या निर्बंधित न हो। 30(1) 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। अब इसमें क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत या निर्बंधित न हो। 30(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 मामले में TM पाई बनाम कर्नाटक राज्य मामला 2002 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु दो आधार बताए गए, राष्ट्रीय व प्रांतीय। अब नोट करिए, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक के रूप में है। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस अनुच्छेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 32 इस अनुच्छेद का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा अनुच्छेद 32 के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं इसके अनुच्छेद 32 के सिवाय, यानी अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। दिस इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका हृदय है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ये निम्न प्रकार हैं। पहला है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हेबियस कॉर्पस। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।
जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके, और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश दे सकता है कि जाओ भैया। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। यह लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। परमादेश मैंडमस यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी यानी कि सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। क्या दे सकता है? वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है। अगर कोई चपरासी प्योन का काम है तो वो अगर किसी का काम है कि घंटी बजानी है आपको, तो आप सिर्फ घंटी ही बजाइए स्कूल में। अगर किसी सरकारी व्यक्ति शिक्षक का काम है कि पढ़ाना है बच्चों को, तो पढ़ाइए आप। अगर किसी बाबू का काम है आपको लिपिक कार्य करना है, तो आप लिपिक कार्य करिए। ठीक है, वो आदेश दे सकते हैं जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने से उनसे इनकार कर दिया हो, और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया हो। किसी ने इनकार कर दिया हो, सरकारी व्यक्ति है क्या, जो जिस कार्य की उसको पोस्टिंग मिली, वो कह रहा हम ये कार्य नहीं करेंगे। वो कह रहा है, लोकचार में है, लेकिन न्यायालय कहता है आप वो कार्य कीजिए। राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं। ठीक है, दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो तो ऐसी स्थिति में कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध प्रोहिबिशन यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर कार्य करने से रोक सकता है। आपका अधिकार क्षेत्र है, आप अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं कर सकता। कार्यपालिका के खिलाफ नहीं कर सकता। उत्प्रेषण सर्टियोरी यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहेगा, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ जिला कोर्ट को कहेगा। ठीक है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में रिट प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरारी। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जा सकती है जब कोई कार्यवाही निरंतर चल रही हो। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। अधिकार परीक्षा इसका अर्थ है यानी कि क्यो वारंटो, इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार होता है। असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। असंवैधानिक रूप से आपका अधिकार नहीं, फिर भी आप उस पद पर आसीन हैं। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख होते हैं। प्रथम लोक हितवादी यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, द्वितीय न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविटीज PIL लोक हितवादी जनहित। ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से मैं थोड़ी सी मिनिमाइज करता हूँ, ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित
पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है को बदल दिया। अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्टों सोशल साइट्स आदि को आधार बनाकर कार्रवाई की जाती है। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म। जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है, मतलब सिर्फ न्यायिक भूमिका ही नहीं निभाती बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में भी दखल देती है। भारत में न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में अंतर। अब देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय कर सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट जारी करता है केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। यह भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करता है। ठीक है, यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपाय उपचार सुझा सकता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध। अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों व अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य इनके समुचित कार्य करना और अनुशासन बनाए रखना है। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह संसद को इस बात की शक्ति भी देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35 में क्या है? इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कुछ कानूनी बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 16(3), 32(3) और 33 व अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो अब जैसे पहला प्रश्न है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में ऐसे कुछ लिखा है। प्रीम 2013 में पूछा गया संपत्ति मूल अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आऊगा। जय हिंद।